हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। श्री बालाजी नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देव सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बाबा फरीद के एग्ज़ाम के लिए जो एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू का सेशन जो हमने शुरू किया है, उस सेशन का आज 15th डे है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और इस क्लास से जुड़ने से पहले इस क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जो सभी को इस क्लास का पता चले कि ये जो क्लास है वो आपकी लाइव चल रही है। सभी को इस क्लास का पता चले और इस क्लास को लाइक कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा। फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिएगा। जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़िएगा, फिर हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। फटाफट से बच्चे इस क्लास के साथ जुड़िएगा और इस क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो कि आने वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन है जो टाइम टू टाइम आपको चलता रहे और हम यूं ही आपकी रेगुलर जो एमसीक्यूज क्लासेस हैं वो चलता रहे। हम जल्दी ये क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं। फटाफट से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिएगा, हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले हम जल्दी आपको ये पहला क्वेश्चन दे रहे हैं स्लाइड के ऊपर। जल्दी पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्या ये क्वेश्चन कहने वाला है, फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहने वाला है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो आइएगा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहने वाला है। पहला क्वेश्चन कहने वाला है प्रोफाइलैक्टिक। क्या कहने वाला है, प्रोफाइलैक्टिक हेपारिन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। अरे क्या बोल रहा है, प्रोफाइलैक्टिक हेपारिन थेरेपी इज प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट थ्रोम्बोफिलेबाइटिस इन ए मल्टीपेरेंस क्लाइंट। क्लाइंट कौन सा, मल्टीपेरेंस क्लाइंट है। वो गेव बर्थ, और उसने बर्थ दिया था बच्चे को कब, 24 आवर पहले, 24 आवर एगो। आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग the client about the medication, the nurse determined that client understand
द इंस्ट्रक्शन व्हेन शी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ दिस ड्रग, कि ये जो ड्रग है इसका क्या पर्पज रहने वाला है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन थेरेपी। अरे क्या दिया है, प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन थेरेपी दिया है। और ये जो प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन जो थेरेपी रहता है, इस प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन थेरेपी का प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट के ऊपर क्या एक्शन करेगा और क्या उसको एडवाइस रहने वाली है, तो बताइएगा जल्दी से, इसका क्या जो एडवाइस है वो रहने वाली है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या जो इसका वो एडवाइस रहने वाली है। क्लाइंट है उसको क्या है, हेपरिन थेरेपी, अरे क्लाइंट उसको क्या चल रही है, प्रोफाइलेक्टिक हेपरिन थेरेपी चल रही है। ये देखिएगा, ये आ गया प्रोफाइलेक्टिक, और प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या रहता है, प्रोफाइलेक्टिक का क्या मतलब रहता है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब है कि किसी चीज से क्या करना, प्रिवेंशन करना। कि हम उस चीज को प्रिवेंशन करते हैं, हम उस चीज को होने से पहले ही रोक रहे हैं। दिस इज मीन ऑफ प्रोफाइलेक्टिक। क्लियर। और हम बात करें ये जो हेपरिन होती है, अरे हम बात करें हेपरिन, ये जो हेपरिन रहती है ये हमारी बॉडी से भी सिक्रीट होती है। ये जो हेपरिन हमारी बॉडी से भी सिक्रीट होती है। और बॉडी में कहाँ कहाँ बनती है हेपरिन, अरे कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का जो हेपरिन सिंथेसिस करता है, अरे कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में हेपरिन का सिंथेसिस करता है, जल्दी से बताइएगा। हेपरिन कौन सिंथेसिस करता है, और हेपरिन क्या होता है। हेपरिन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अरे क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हेपरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटी कोगुलेंट। और ये जो हेपरिन है, इस हेपरिन का सिंथेसिस कौन करता है, तो ये जो हेपरिन है इसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में कहाँ होता है, लीवर में। अरे कहाँ होता है, लीवर में। हमारी बॉडी के अंदर भी नेचुरल हेपरिन रहती है जिसका सिंथेसिस लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। और ये जो हेपरिन है, इस हेपरिन का क्या काम है, अरे ये हेपरिन क्या करती है, ये करती है प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ये जो ब्लड क्लॉट का जो फॉर्मेशन रहता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है हेपरिन। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। तो ये जो हेपरिन रहता है, ये हेपरिन क्या करता है, ये हेपरिन क्या करता है, ये हेपरिन करता है ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। और रही बात इस हेपरिन की, ये जो हेपरिन है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ये जो हेपरिन है इसका डिस्कवरी किसने किया। ये जो हेपरिन है इसका डिस्कवरी किसने किया। एक एक क्वेश्चन मैं आपको गहराई तक जाकर बताऊंगा कि क्या क्या रहता है इसके अंदर, क्या क्या रहता है इसके अंदर। तो इस हेपरिन का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया, अरे इसका डिस्कवरी किया था जे मैकलन ने। किसने किया था, जे मैकलन। जे मैकलिन इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया था। और कब किया था, 1916 में। अरे कब किया था, 1916 में। और ये जो हेपरिन रहता है, इस हेपरिन को हम कैसे देते हैं, इस हेपरिन को हम सबकुटेनियस भी देते हैं।
इस हेपरिन को हम आईवी भी देते हैं, क्लियर। हेपरिन को सबकुटेनियस भी देते हैं और हेपरिन को हम कैसा देते हैं, आईवी भी देते हैं। और इसका जो एक्शन रहता है, ये हेपरिन का जो मोड ऑफ एक्शन है, ये मोड ऑफ एक्शन कब शुरू हो जाता है, इमीडिएट। इमीडिएट टू 6 आवर्स, ये इमीडिएट टू 6 आवर्स। ये इमीडिएट टू 6 आवर में क्या रहता है, ये इमीडिएट टू 6 आवर क्या रहता है, इसका मोड ऑफ एक्शन रहता है। वेरी गुड इवनिंग डिम्पल कंबोज, सरांश वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो हम बात करें हेपरिन का, तो अब देखिएगा, ये जो आपका हेपरिन रहता है, इसको हम सबकुटेनियस भी देते हैं, इसको हम आईवी देते हैं। आपने नाम सुना होगा लो मोलिकुलर वेट ऑफ हेपरिन, लो मोलिकुलर वेट ऑफ हेपरिन, यस और नो। तो वो हम कैसा देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं। अरे कैसा देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं। अब जब भी हम ये सबकुटेनियस देते हैं, तो सबकुटेनियस देने के बाद जब हम हेपरिन सबकुटेनियस देते हैं, तो इसको याद रखना, अरे इसको याद रखना बच्चों कि हम क्या करते हैं, नेवर मसाज, नेवर मसाज, नेवर मसाज। कोई भी इंजेक्शन हम सबकुटेनियस देते हैं, कभी भी उसको मसाज नहीं करते। एंड नेवर फुल बैक, और उसकी जो सिरिंज रहती है उसको बैक नहीं करना। अरे क्यों नहीं बैक करना, बिकॉज ये हम कहाँ देते हैं, सबकुटेनियस में देते हैं। अरे सबकुटेनियस, जो सबकुटेनियस होती है, तो उस सबकुटेनियस में पुल बैक क्यों नहीं करते, बिकॉज अगर इंजेक्शन हम मसल में देते हैं, अरे इंजेक्शन हम मसल में देते हैं, तो वहां पर तो क्या रहता है, ब्लड वेसल। अरे वहां पर क्या रहती है, आपकी ब्लड वेसल रहती है, इसलिए आप क्या करते हो, उसको पुल करते हो, और इसलिए क्या करते हो, पुल करते हो। बट सबकुटेनियस हम कहाँ देते हैं, अरे सबकुटेनियस देते हैं हम सबकुटेनियस लेयर में, इसलिए वहां पे क्या नहीं होती, नो ब्लड वेसल। तो आपकी जो सबकुटेनियस है वहां पर ब्लड वेसल नहीं होती, तो आपकी ब्लड वेसल ही नहीं होगा, तो वहां पर ब्लड आने का चांस ही नहीं होता, इसलिए हम उसको मसाज नहीं करते और ना ही उसको पुल बैक करते। अरे आई बात समझ में, हम ये चीज़ नहीं करते। उसके बाद क्या है, अरे उसके बाद क्या है, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये जो हेपरिन थेरेपी है, हेपरिन थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, contraindicated with aspirin। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो आपकी हेपरिन है, वो हेपरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। आप हेपरिन नहीं दे सकते अगर पेशेंट को क्या चल रहा है, अरे वो पेशेंट क्या ले रहा है, एस्प्रिन ले रहा है। अरे पेशेंट क्या ले रहा है, एस्प्रिन ले रहा है, या वो पेशेंट क्या ले रहा है, वारफरीन थेरेपी। अरे क्या ले रहा है, वारफरीन थेरेपी ले रहा है। और ये जो वारफरीन थेरेपी है, ये हम ओरल देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है उस कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, ये जो हेपरिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये जो हेपरिन है वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बिकॉज आपका जो एस्प्रिन है, अरे एस्प्रिन क्या करता है, एस्प्रिन क्या करता है, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक एजेंट है ये। अरे कैसा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक, क्लियर कैसा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक है। तो इस कंडीशन में आपकी ये जो हेपरिन है, अरे वो हेपरिन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये हेपरिन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो आपकी हेपरिन है, ये जो आपकी हेपरिन होती है, ये हेपरिन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और कब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, जब उस पर्सन को क्या चल रहा है, अरे उस पर्सन को एस्प्रिन चल रही है और उस पर्सन को क्या है, वारफरिन थेरेपी। और डिस्कवरी से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हेपरिन का डिस्कवरी किसने किया, तो इसका जो डिस्कवरी किया था जे मैकलन ने कब किया था, 1916 में। कब किया था, 1916 में। और दूसरा, ये जो हेपरिन हम जब भी देते हैं, उस हेपरिन को देने के बाद हम क्या नहीं करते, मसाज नहीं करते। अरे क्या नहीं करते, हम मसाज नहीं करते, क्लियर, नेवर मसाज। और दूसरा, ये जो हेपरिन थेरेपी है, इस हेपरिन के बारे में अब मैं आपको और पढ़ाऊंगा। यह भी आपका हेपरिन ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका हेपरिन। तो देखते हैं नेक्स्ट इस हेपरिन के बारे में। नेक्स्ट इस हेपरिन के बारे में हम देखते हैं कि ये जो हेपरिन है क्या कहने वाला है। अब हम बात करें हेपरिन है, जब भी हम पर्सन को हेपरिन थेरेपी चल रही है, तो जब भी किसी पर्सन को हेपरिन थेरेपी चल रही है, तो इस हेपरिन थेरेपी का इफेक्टिव कैसे पता लगाते हैं हम। पर्सन और हेपरिन थेरेपी, तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अरे उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। अरे क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। और ब्लड टेस्ट करके हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं। अरे ब्लड का क्या लेते हैं, सैंपल। और जो सैंपल लेते हैं वो लेते हैं हम सिट्रिक वाइल में। इसमें लेते हैं सिट्रिक वाइल में। और सिट्रिक वाइल का जो टॉप रहता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का। अरे कैसा होता है, ब्लू कलर का। अरे बिल्कुल बताऊंगा, अरे बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ चीजें बताऊंगा। सब कुछ जो आपको मैं बताऊंगा कि क्या रहता है यहाँ पर, क्या इसका साइड इफेक्ट रहता है, एक एक चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिएगा इस क्लास के साथ। अरे जुड़े रहिएगा इस क्लास के साथ, सभी चीज़ें आपको बताऊंगा क्या इसका साइड इफेक्ट रहता है। तो जब भी हम इस हेपरिन का सैंपल लेते हैं, तो ये जो हेपरिन का सैंपल है वो हम किस में लेते हैं, ईडीटी वाइल में। और सॉरी, इसमें सिट्रिक वाइल में। सिट्रिक वाइल जो रहता है, उस सिट्रिक वाइल का जो कलर होता है, वो सिट्रिक वाइल का कलर कौन सा होता है, वो सिट्रिक वाइल का कलर होता है ब्लू कलर। अरे कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, क्लियर। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर रहता है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट वन क्या रहने वाला है इस हेपरिन थेरेपी में। अब हम बात करें इसके लिए इफेक्टिवनेस को चेक करना है, तो इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, अरे वो टेस्ट करते हैं एपीटीटी। क्या करते हैं, एपीटीटी करते हैं। और एपीटीटी का क्या मतलब रहता है, एपीटीटी का मतलब रहता है एक्टिवेटर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अरे हम क्या चेक करते हैं, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और ये जो नॉर्मल टाइम जो रहता है, अरे ये जो नॉर्मल टाइम जो रहता है, अरे वो कितना रहता है, नॉर्मल टाइम जो रहता है वो आपका रहता है 20 to 30 सेकेंड। अरे कितना होता है, 20 to 30 सेकेंड, ये आपका नॉर्मल टाइम होता है एपीटीटी का। अरे एपीटीटी नॉर्मल टाइम। अब देखिएगा साहब, अगर यहाँ पर किसी पेशेंट को हेपरिन थेरेपी चल रहा है, अगर किसी पर्सन को हेपरिन थेरेपी चल रहा है, अगर किसी पर्सन को हेपरिन थेरेपी चल रहा है, तो ये जो आपका एपीटीटी रहता है, तो ये जो आपका एपीटीटी रहता है ये नॉर्मल 60 to 90 सेकेंड होता है। कितना होता है, 60 to 90 सेकेंड। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इन हेपारिन थेरेपी व्हाट इज द नॉर्मल एपीटीटी टाइम। और उस टाइम जो आपका नॉर्मल एपीटीटी टाइम होता है वो होता है 60 to 90 सेकेंड। अरे कितना, 60 to 90 सेकेंड। अगर हेपारिन थेरेपी चल रहा है, उस हेपारिन थेरेपी में हमने उनका क्या करवाया, उस पेशेंट का एपीटीटी करवाया और वो कितना मिला, लेस देन 60। तो हम क्या करते हैं, अरे हम क्या करते हैं, हम करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म, और उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीज डोज ऑफ हेपारिन। अरे क्या करते हैं, इंक्रीज डोज को बढ़ा देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट वन एग्जामिनर पूछ रहा है कि हेपारिन थेरेपी, उस हेपारिन थेरेपी को स्टॉप कब करना है। अरे कब स्टॉप करना है, जब ये जो एपीटीटी टाइम कितना हो जाए, मोर देन 90 सेकेंड। तो आपने इस हेपारिन थेरेपी को स्टॉप, और मैं यहाँ पर स्टॉप ना बोल के मैं यहाँ पर एक अच्छा वर्ड बोलूँगा, विद होल्ड, कि हम उसको क्या कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद अगेन जब टाइम आता है तो उसका यहाँ पे एग्जामिनर दोबारा यहाँ पर इसका ब्लड टेस्ट भेजा जाता है, और फिर हम देखते हैं कि एपीटीटी का कैसा रहा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं। अरे क्या कर लेते हैं, विद होल्ड कर लेते हैं। अब देखिएगा साहब, ये जो हेपारिन है, ये जो हेपारिन है, अब ये जो हेपारिन है, ये क्वेश्चन था कि ये साइड इफेक्ट इफ वी डू मसाज सबकुटेनियस इंजेक्शन। देखो सबकुटेनियस जो इंजेक्शन रहता है यहाँ पर मसाज करने का ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज अगर आप मसाज करोगे तो क्या होगा, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये जो डोज रहता है सबकुटेनियस, ये आपका कुटेनियस टिश्यू में ऑब्जर्व होता है, इसलिए वहाँ पर मसाज नहीं करनी चाहिए। क्लियर। बिकॉज इसका जो एक्शन रहता है वो स्लो होता है। अब आपने क्या किया, मसाज कर दिया, तो क्या होगा, वहाँ के जो टिश्यू है, इस हेपारिन ने क्या कर देना है, वहाँ के जो टिश्यू है उसको क्या शुरू कर देना है। ये हेपारिन क्या होती है आपकी, अरे हेपारिन क्या है, ये क्लॉटिंग से तो प्रिवेंट कर रही है। अब आपने मसाज कर दिया तो वहाँ पर क्या होगी, टिश्यू की कंट्रैक्शन होगा, और वो जो हेपारिन है वो हेपारिन क्या होगा, वहाँ पर बाइंड होकर वहीं इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर मसाज नहीं करते। इसका अब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। क्या पड़ता है, अब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ता है। अब आइएगा इसका, अब किसी पर्सन को क्या है, हेपारिन थेरेपी चल रहा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था, अरे वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा प्रोफाइलेक्टिक। अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, टू थिन ब्लड क्लॉट, कि ब्लड क्लॉट को थिन करता है। क्लॉट का मतलब ब्लड की क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो ये आ गया मैनेजमेंट का, ये आ गया मैनेजमेंट का। हेपारिन कभी भी मैनेजमेंट नहीं करती, ये एक प्रोफाइलेक्सिस है। क्लियर। तो ये आपको ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। इंक्रीज लोकिया फ्लो, यहाँ पे लोकिया का कोई कनेक्शन नहीं इस हेपारिन के साथ। क्लियर। इंक्रीज प्रेस्पिरेशन एंड डायरेसिस, प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग, और इसका मतलब क्या होता है, स्वेटिंग। और डायरेसिस का मतलब होता है यूरिन आउटपुट। बिल्कुल हेपारिन ऐसा काम नहीं करता, बिल्कुल हेपारिन ऐसा काम नहीं करता। तो यहाँ पे जो आपको राइट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन, टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन फर्दर ना बने उसके लिए वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है हेपारिन और एक होता है वारफरिन। अरे हेपारिन और वारफरिन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका हेपारिन और एक होता है वारफरिन। अब ये जो वारफरिन होता है, ये वारफरिन क्या रहता है, आइएगा हम देखते हैं। ये जो वारफरिन है, इस वारफरिन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वारफरिन है, इस वारफरिन का काम क्या होता है, ये जो वारफरिन है, ये वारफरिन हम ओरल देते हैं उस पर्सन को, और कैसे देते हैं, ओरल देते हैं। और एक चीज़ ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी टाइम, कि हेपारिन को कभी भी एस्पिरिन के साथ नहीं देते, वारफरिन के साथ नहीं देते। अगर आपने दे दिया एस्पिरिन और वारफरिन के साथ तो पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, पर्सन को ब्लीड करना शुरू हो जाएगा। क्लियर। इसलिए वारफरिन और एस्पिरिन दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं चलाते। अब हम बात करें वारफरिन का।
ये वारफरीन है, ये हम ओरल देते हैं। अरे कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। और कितना डोज रहता है इस वारफरीन का? इसका रहता है 5 to 6 mg पर डे। 5 to 6 mg पर डे हम क्या देते हैं उसको? वारफरीन देते हैं। और ये वारफरीन का काम क्या है? क्या काम करती है वारफरीन? अरे वारफरीन क्या काम करती है? क्या काम करती है वारफरीन? ये जो वारफरीन है, ये वारफरीन आपका विटामिन के प्रॉपर्टी है। अरे कैसा है? विटामिन के का प्रॉपर्टी है। क्या है वारफरीन? विटामिन के का प्रॉपर्टी है। क्लियर? और विटामिन के का कैसे प्रॉपर्टी है? ये वारफरीन क्या करती है? विटामिन के को डिक्रीज करती है। इसलिए आप सुना होगा कि एंटीडोट ऑफ विटामिन के दैट इज वारफरीन। तो ये जो वारफरीन है ये क्या इसका एंटीडोट है? अरे क्या एंटीडोट है? अच्छा, हेपरिन का एंटीडोट क्या रहता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द एंटीडोट ऑफ हेपरिन तो क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट। तो क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। और वारफरीन किसका है? विटामिन के का। क्लियर? वारफरीन किसका है? विटामिन के का। तो ये विटामिन के क्या करता है? विटामिन के क्या करता है? ये विटामिन के क्या बनाता है? विटामिन के बनाता है आपका नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10 का क्लोटिंग फैक्टर। यस और नो? और ये क्लोटिंग फैक्टर कहाँ बनाता है? आपके लीवर में बनाता है। अरे कहाँ बनाता है? आपके लीवर में बनाता है। तो लीवर में आपका क्या बनाता है? ये क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। क्लियर? और ये जो वारफरीन है, इस वारफरीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कहाँ कहाँ वारफरीन यूज करते हो? वेरी गुड, प्रोटामाइन सल्फेट। तो वारफरीन का आप यूज कहाँ कहाँ करते हो? एमआई का पेशेंट है उसको आप वारफरीन देते हो। यस और नो? और क्या हुआ है? वॉल इम्प्लांटेशन हुआ है। और क्या हुआ है? वाल इम्प्लांटेशन हुआ है। वाल इम्प्लांट हुआ है तो आप वारफरीन ये यूज करते हो। क्लियर? तो ये था आपका हेपरिन, वारफरीन। तो कोई डाउट है क्या इस हेपरिन और वारफरीन में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका हेपरिन और वारफरीन। अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका हेपरिन और वारफरीन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हेपरिन और वारफरीन में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिल्कुल साधारण ही 8 बर्थ पर विटामिन के देते हैं। वो मैंने आपको बताया था कितना देते हैं, क्या देते हैं। क्लियर? विटामिन के 8 बर्थ पर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर बच्चे का इमेच्योर होता है, इसलिए हम विटामिन के देते हैं। वो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया। अगर किसी ने दोबारा उसको देखना है तो मेरा फर्स्ट जो लेक्चर है उसी में विटामिन के का जिक्र किया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हो। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। जल्दी से फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाइल केयरिंग फॉर ए प्राइमरी पेरेंट्स डायग्नोज विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अरे किसकी बात कर रहा है? डीवीटी की बात कर रहा है। ये आ गया आपका डीवीटी।
848 hour postpartum who is receiving treatment with bed rest and intravenous heparin therapy। अरे क्या चल रही है, इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी चल रहा है। द नर्स क्लाइंट फिजिशियन इमीडिएटली, द नर्स क्लाइंट फिजिशियन इमीडिएटली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है। क्या ये जो क्वेश्चन है रहने वाला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वाइल ए केयरिंग फॉर ए प्राइमरी पेरेंट्स डायग्नोज विद डीवीटी, डीवीटी के साथ डायग्नोज है 848 आवर पोस्टमार्टम वो इज रिसीविंग ट्रीटमेंट, और जो क्या है रिसीविंग कर रहा है ट्रीटमेंट विद बेड रेस्ट एंड इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी, बेड रेस्ट एंड इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी। और हेपारिन थेरेपी द नर्स शुड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, मैं ठीक कर देता हूं इसको। नर्स शुड कॉन्टैक्ट तो ये जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट था ये मैंने ठीक कर दिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल केयरिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डायग्नोज विद डीवीटी, और वो किसके साथ डायग्नोज है, डीवीटी के साथ। 848 आवर postpartum who is receiving treatment with bed rest and intravenous heparin therapy, the nurse should contact the client physician immediately। कि क्लाइंट का जो फिजिशियन है उसके साथ इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है बिना कुछ सोचे। इफ क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्लाइंट का कौन सी कंडीशन रहेगी तो हम उसको क्या करेंगे, इमीडिएट, अरे क्या करेंगे हम इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है कि हम इमीडिएट इन्फॉर्म कब करेंगे, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है पेन इन काफ मसल, ऑप्शन बी बोल रहा है डिज्निया, ऑप्शन सी बोल रहा है हाइपरटेंशन, और ऑप्शन डी बोल रहा है ब्रेडिकार्डिया। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो देखिएगा डीवीटी, डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कि ये जो वेन है और उस वेन में क्या बन गया है, थ्रोम्बोस बन गया है। और मोस्ट कॉमन जो थ्रोम्बोस बनता है वो कहाँ बनता है, काफ मसल में। अरे कहाँ बनता है, काफ मसल में बनता है। और मैंने कल पढ़ाया था कि मोस्ट कॉमन जो कोज रहता है वो क्या रहता है। देखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी डायग्नोज हो गया पेशेंट का, और डीवीटी का डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है, वो कल मैंने आपको टेस्ट बताया था। और वो कौन सा टेस्ट, अरे वो कौन सा टेस्ट, ओमान साइन। ये जो आपका ओमान साइन आता है वो क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो क्या है डीवीटी है। अरे तभी तो क्या है डीवीटी है, यस और नो। ये ओमान साइन पॉजिटिव आता है तभी तो क्या है डीवीटी है। तो ये जो ओमान साइन है ये कैसा है, पॉजिटिव है, तभी तो वहां पर डीवीटी है। और दूसरा क्या है, रिसीव ट्रीटमेंट विद बेड रेस्ट इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी, और वो क्या है, उसको इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी है। इंट्रावीनस क्या है, हेपारिन थेरेपी है।
इंट्रावीनस क्या है, परिन थेरेपी है। तो कौन सी यहाँ पर कंडीशन है जो प्रायोरिटी रखना है? अरे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी यहाँ पर? तो देखिएगा जब भी डीवीटी रहता है तो ये जो डीवीटी है, ये डीवीटी कहाँ है आपका? अरे कहाँ है आपका? काफ मसल में है। और उस पर्सन को क्या चल रहा है? परिन थेरेपी चल रहा है। और उस पर्सन को क्या चल रहा है? परिन थेरेपी चल रहा है। तो ये जो हेपरिन थेरेपी है, ये हेपरिन क्या करता है? ये जो क्लोट है, अरे ये जो क्लोट है, इस क्लोट को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और वो क्लोट क्या करेगा? आगे जाके मूवमेंट करने का चांस रहता है। उस क्लोट का क्या रहता है? उस थ्रोम्बोस का क्या रहता है? मूवमेंट करने का चांस रहता है। और जब ये मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट करने के बाद ये कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। अरे ये जो आपका है, ये क्या कर देता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा तो क्या होगा? वो पर्सन है, उसके लंग्स में क्लॉट चला गया तो क्या रहेगा? वो पर्सन कंपनसेट करेगा और कंपनसेट करके उसको क्या देखने को मिलेगा? टेकीपीनिया देखने को मिलेगा। टेकीपीनिया, वो पर्सन जोर जोर से ब्रीथिंग करेगा। क्लियर? इसलिए हेपरिन थेरेपी में ब्रेडी। और दूसरा क्या है? टेकीपीनिया के साथ क्या देखने को मिलेगा? उसका पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, टेकीकार्डिया। टेकीपीनिया और टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, इसलिए ब्रेडिकार्डिया तो आपका रॉन्ग रहने वाला है। और दूसरा, जिस पर्सन को क्या चल रही है? हेपरिन थेरेपी चल रही है, तो हेपरिन क्या करता है? अरे हेपरिन क्या करता है? हाइपोटेंशन करता है। कभी भी हेपरिन हाइपरटेंशन नहीं करता। हेपरिन क्या करता है? हाइपोटेंशन करता है। कभी भी हेपरिन हाइपरटेंशन नहीं करता, हाइपोटेंशन करता है। तो देखिएगा जब भी क्या है, ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया तो वो पर्सन, उस पर्सन को क्या आएगा? रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट आएगा या नहीं आएगा? उस पर्सन को क्या आएगा? रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। और उसी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को हम क्या बोलते हैं? डिज्निया। अरे क्या बोलते हैं? डिज्निया। तो जब हमें लगे कि ये जो पर्सन को डिज्निया हो रहा है और पेशेंट को डिज्निया हो रहा है, तो हम इमीडिएट डॉक्टर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। अरे यही उसने पूछा था, अरे यही उसने पूछा था। आपने देखा होगा कि जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है तो पर्सन को जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो हमने इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। पहला ऑप्शन पेन इन काफ मसल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो ऑलरेडी डायग्नोज ही हो चुका है, तो पेन तो होगा यहाँ पर। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। हाइपरटेंशन नहीं होता, यहाँ पर हाइपोटेंशन होता है और टैकीकार्डिया होता है। अरे क्या होता है? टैकीकार्डिया रहता है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो पेशेंट को टैकीकार्डिया रहता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये बी ऑप्शन रहने वाला है। अरे राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर पढ़िएगा। फटाफट से इसका आंसर पढ़िएगा और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फटाफट से इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है? ये क्वेश्चन कहने वाला है ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट। अरे क्या बोल रहा है? प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट 3 डे पोस्टपार्टम। प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट 3 डे पोस्टपार्टम
टू बी डिस्चार्ज ऑन हेपरिन थेरेपी। अरे कैसे डिस्चार्ज है हेपरिन थेरेपी से? द नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन, और नर्स डिटरमाइन कर रही है कि क्लाइंट को कौन सी फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहने वाली है। व्हेन शी स्टेट दैट द एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जब वो उसको एडवर्स इफेक्ट बता रही है तो कौन सी उसके साथ वो उसको टीचिंग देगी उसके बारे में कि जो पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेपरिन थेरेपी। The nurse determined that client need further instruction when she stated that adverse effect include which of the following। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखो एडवर्स इफेक्ट, और एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है साइड इफेक्ट। अरे क्या होता है साइड इफेक्ट? तो साइड इफेक्ट इस हेपरिन थेरेपी का क्या रहता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है, या जितना भी ब्लीडिंग के डिसऑर्डर है। क्लियर? तो उसको हमने सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर टीचिंग हर अबाउट पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, हमने उसको पहले ही बता दिया था कि आपको ये इफेक्ट रहने वाले हैं। अब हमने उसको वो बताना है जो इस हेपरिन का इफेक्ट नहीं है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब एपिस्टैक्सिस उसको होगा। क्या है? ब्लीडिंग गम्स होगा उसको। और तीसरा क्या है? पैटेचिस। ये जो पैटेची है ये रहेगा। पैटेचिया का मतलब रहता है पिन पॉइंट हेमरेज। अरे क्या होता है? पिन पॉइंट हेमरेज। ये आ गया पिन पॉइंट हेमरेज। जिसका डायमीटर लेस देन 1 mm रहता है। अरे कितना रहता है? लेस देन 1 mm। क्लियर? अब ये देखो ये सभी चीजें हमने क्लाइंट को बता दी है। वो क्या पूछ रहा है? आफ्टर टीचिंग अबाउट पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। अरे हमने उसको बता दिया था क्या क्या एडवर्स इफेक्ट रहने वाला। अब हमने उसको वो बताना है जो हमने उसको नहीं बताया। तो यहाँ पे हमने क्या नहीं बताया उसको? हमने उसको ये नहीं बताया स्लो पल्स रेट। और ये जो स्लो पल्स रेट है ये नॉर्मल रहता है। पल्स रेट कितना हो जाता है? स्लो हो जाता है, बट मोर देन 60 से ऊपर होना चाहिए। अरे मोर देन 60 से ऊपर होना चाहिए। और स्लो पल्स क्यों होता है? बिकॉज आफ्टर, अगर बात करें अप टू 1 वीक, अरे अप टू 1 वीक आफ्टर पोस्टमार्टम, अगर हम बात करें अप टू 1 वीक आफ्टर पोस्टमार्टम, तो क्या रहता है? उसका जो फ्लूइड है वो लॉस होता है। जो फ्लूइड है वो क्या होता है? लॉस होता है। तो जो फ्लूइड है वो क्या होगा? लॉस होगा। और फ्लूइड लॉस होने के कारण बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा वो सी जाएगा। पल्स रेट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। और पल्स रेट स्लो ये रहता है 7 डेज तक, बिकॉज ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज। इसलिए पल्स कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। बिकॉज फ्लूइड वहां पे क्या होता है? लॉस होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो पल्स आपको कैसी देखने को मिलती है? स्लो देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो सी जाएगा। आंसर सी जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, स्लो पल्स रेट। ये सभी चीजें इस हेपरिन का साइड इफेक्ट है, बट स्लो पल्स रेट इस हेपरिन का साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। क्या है जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है? फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के इसको आंसर दीजिएगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हेपरिन थेरेपी का। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आफ्टर
बीइंग ट्रीटेड विद एपरिन थेरेपी, ये भी एपरिन थेरेपी का क्वेश्चन है। फॉर थ्रोम्बोफिलेबाइटस, थ्रोम्बोफिलेबाइटस का मतलब क्या रहता है कि ये जो आपकी वेन है, अरे ये जो आपकी वेन है उसके अंदर क्या बन गया, थ्रोम्बोस बन गया। वेन के अंदर क्या बन गया, क्लॉट बन गया, उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। ये देखिएगा, क्लॉट फॉर्मेशन इन वेन, क्लॉट फॉर्मेशन इन वेन, उसको हम बोलते हैं, अब क्या है, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। एक होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, एक होता है इन्फ्लेमेशन, वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं फेलेबाइटस। को बोलते हैं फेलेबाइटस। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, आपका क्लॉट बन गया और उस क्लॉट की क्या होगी, इन्फ्लामेशन। वो क्लॉट बनने के बाद क्या हो, इन्फ्लामेशन, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफिलेबाइटस। अरे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफिलेबाइटस। क्लियर। तो ऐसा कंडीशन आ गया, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस इज मल्टी पेरेंट्स क्लाइंट वो गिव बर्थ 4 days एगो इज टू बी डिस्चार्ज ऑन ओरल वारफ्रिन, और उसको हम डिस्चार्ज किया है, किसके ऊपर किया है, ओरल वारफ्रिन के ऊपर किया है। ये देखिएगा, ओरल वारफ्रिन। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द मेडिकेशन एंड पॉसिबल इफेक्ट, और हमने उस क्लाइंट को बता दिए है कि इस मेडिकेशन का इफेक्ट क्या रहने वाला है और पॉसिबल इफेक्ट क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट सक्सेसफुल टीचिंग, अरे कौन सी स्टेटमेंट है जो सक्सेसफुल टीचिंग को इंडिकेट करेगा। अरे क्या इसका जो इंडिकेशन है वो रहेगा कि सक्सेसफुल टीचिंग है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या रहने वाला है यहाँ पर, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे इसका कमेंट कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे इसका कमेंट कीजिएगा, क्या जो इसका आंसर है वो रहने वाला है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिएगा देखते हैं ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है आई कैन टेक 2 एस्पिरिन इफ आई गेट यूटेराइन क्रैम्प्स। तो देखिएगा, बिल्कुल मैंने पहले क्वेश्चन में क्लियर कट बताया था, एस्पिरिन के साथ आप वारफरिन और हेपरिन आपने कभी भी नहीं देनी है, शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। बी बोल रहा है प्रोटामिन सल्फेट शुड बी अवेलेबल इफ आई नीड, प्रोटामिन सल्फेट। अरे प्रोटामिन सल्फेट किसका एंटीडोट है, हेपरिन का। अरे किसका है, हेपरिन का है, तो प्रोटामिन सल्फेट यहाँ पर यूज नहीं करोगे। सी ऑप्शन बोल रहा है आई शुड यूज ए सॉफ्ट टूथब्रश टू माई टीथ, क्या बोल रहा है, आई शुड यूज सॉफ्ट टूथब्रश माई टीथ, कि जब मैं ब्रश कर रहा हूं तो सॉफ्ट यूज करना है, बिल्कुल यूज करना है। बिकॉज ये जो वारफरिन रहती है, ये वारफरिन कैसी है, और वारफरिन थेरेपी के साथ उस पर्सन को क्या रहता है, गम्स ब्लीडिंग। अरे गम्स ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, अगर आप हार्ड टूथ ब्रश यूज करोगे तो वहां पर गम्स ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। इसलिए आपने क्या यूज करना है, सॉफ्ट टीथ ब्रश यूज करना है। ये हमने उस क्लाइंट को क्या देना है, अरे इस क्लाइंट को इसके बारे में बताना है, सक्सेसफुल टीचिंग। फोर्थ बोल रहा है आई कैन ड्रिंक एन ओकेजनल ग्लास ऑफ वाइन इफ आई डिजायर,
तो देखो ये जो आपका क्या रहता है, वाइन रहता है, ये वाइन क्या करेगा, ये वाइन इस एपरिन का, इस वारफ्रिन का जो मोड ऑफ एक्शन है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अरे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। बिकॉज अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में। हेपरिन और वारफिन कहाँ बनती है, लीवर में। तो देखो दोनों को गड़बड़ी हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। इसलिए यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन करना है। और इसको क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन करना है। क्लियर, बिल्कुल। डिपिबल कम्बोज वेरी गुड। आपका जो ऑप्शन है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट से इसका क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए क्लाइंट इज एक्सप्लेनिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस। अरे किसकी बात कर रहा है, एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। एसेप्सिस का मतलब क्या रहता है, अरे एसेप्सिस का मतलब क्या रहता है, सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्लियर, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल टू ए क्लाइंट हु हैज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अरे क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है फॉलोइंग बर्थ। द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टू फॉलो व्हेन द क्लाइंट से, कि कौन सा जो प्रिंसिपल है वो उसको आप फॉलो करोगे जब क्लाइंट बोल रहा है। तो नर्स क्या बता रही है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, कि कैसे आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। क्लियर, अरे क्लाइंट को बता रही है कि कैसे आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। बिल्कुल रोजी संधू, आपका जो ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। चलिएगा देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। आई मस्ट यूज बैरियर आइसोलेशन। अरे यहाँ पर बैरियर आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कंटामिनेटेड। क्लियर, मस्ट वियर गाउन एंड ग्लव्स। अरे गाउन एंड ग्लव्स आपने तब पहना है जब क्या हो, ब्लड एंड स्टूल, जब क्या हो, ब्लड एंड स्टूल का कांटेक्ट हो। सी ऑप्शन बोल रहा है आई मस्ट यूज इंडिविजुअल क्लाइंट केयर इक्विपमेंट, कि इंडिविजुअल क्लाइंट केयर इक्विपमेंट यूज करना है। यह तब करना है जब आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो। क्लियर, तो बेस्ट मेथड क्या है, बेसिक प्रिंसिपल एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का टू क्लाइंट हु इज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉलोइंग बर्थ। तो बेस्ट क्या करना है, हैंड वॉशिंग। अरे सबसे पहले क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। आई मस्ट प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हमने क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पोस्टपार्टम मल्टीपेरेंस क्लाइंट। क्या बोल रहा है, पोस्टपार्टम मल्टीपेरेंस क्लाइंट डायग्नोज विद एंडोमेट्राइटिस। अरे ये देखिएगा, डायग्नोज विद एंडोमेट्राइटिस इज टू रिसीव इंट्रावेनस एंटीबायोटिक थेरेपी। और वो कौन सी थेरेपी, एम्पिसिलिन। अरे कौन सी थेरेपी, एम्पिसिलिन। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग द नर्स मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एलर्जीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे जल्दी से इसका क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा।
ये थोड़ा सा मिस प्रिंट था, ये क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट था, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो बताइएगा क्या इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। अरे क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम क्लाइंट है और उस पोस्टमार्टम क्लाइंट को क्या है, ड्रग एलर्जी। अब देखिएगा डायग्नोज, और डायग्नोज किसके साथ है, एंडोमेटाइटिस। एंडोमेटाइटिस का मतलब रहता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अरे क्या रहता है, इन्फ्लामेशन। क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, इसका एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जो रहता है, अरे वो कौन सा रहता है, इंटरनल लेयर। इनर लेयर ऑफ यूटेराइन कैविटी। ये जो यूटेराइन कैविटी क्या होता है, इंटरनल लेयर होता है। अरे क्या होता है, इंटरनल लेयर होता है। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं एम्पिसिलिन, और एम्पिसिलिन की बात कर रहे हैं कि एम्पिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले नर्स कौन सा फॉलोइंग एक्शन करेगा। तो एम्पिसिलिन जो रहता है वो एम्पिसिलिन किस टाइप का ड्रग है, पेनिसिलिन। अरे एम्पिसिलिन किस टाइप का ड्रग है, पेनिसिलिन टाइप का ड्रग है। यस और नो, किस टाइप का ड्रग है, पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है, इस पेनिसिलिन का, अरे ये जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1928 टू 29। और किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया था। और इस पेनिसिलिन का अगर मैं बात करूं साइड इफेक्ट, इस पेनिसिलिन का जो साइड इफेक्ट आता है मोस्ट कॉमन, वो आता है एनाफाइलैक्सिस, और उसका मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। क्या आता है, एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या आता है, एलर्जिक रिएक्शन आता है। और सेकंड, ये क्या इसका साइड इफेक्ट आता है, अस्थमा। ये क्या कर देती है, अस्थमा कोज करती है। और दूसरा हम बात करें, ये जो आपका एम्पिसिलिन है, अरे किसकी बात करें, एम्पिसिलिन। जो आपका एम्पिसिलिन है, तो मैं बता दूं ये जो आपका पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन ये यूज किया जाता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अरे कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और ये यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक एज मेनिंजाइटिस यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया। क्लियर? फॉर एग्जांपल के तौर पर लिख लो मेनिंजाइटिस। तो उस कंडीशन में ये यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करें ये एम्पिसिलिन। तो ये जो आपका एम्पिसिलिन का जो डिस्कवरी हुआ था, इस एम्पिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था 1958। अरे कब हुआ था? 1958। बट ये फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया? ये फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया वो था 1961। अरे कब यूज किया गया? 1961। और ये जो एम्पिसिलिन यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जब भी हम किसी को ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं? एएसटी। क्या करते हैं? एएसटी। एएसटी का मतलब रहता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। ये जो ड्रग हमने कब एडमिनिस्ट्रेशन करनी है? अरे ये ड्रग हम कब उस पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है? तो कब करना है? आफ्टर एएसटी यानी आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। ये टेस्ट करने के बाद ही हम ये जो ड्रग है वो देते हैं। अगर आपने इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म किया तो क्या होगा? उस पर्सन में रिएक्शन आएगा और वो पेशेंट क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन आता है उसमें। और जब भी हम ये एएसटी करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? 0.01 ml ड्रग हम यूज करते हैं और रूट उसका देते हैं हम इंट्राडर्मल। अरे क्या देते हैं? इंट्राडर्मल। फिर वहाँ पे हम एक मार्क करते हैं और उस मार्क में हम क्या देखते हैं कि किसी तरह की रेडनेस तो नहीं, एनी टाइप ऑफ रेडनेस, या उस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही। क्लियर? ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। इसलिए ये जो ड्रग रहता है उस ड्रग का हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करनी है? अरे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करनी है? असेस द क्लाइंट इफ सी हैज़ एनी ड्रग एलर्जी। उसको असेस करना है क्लाइंट को कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं। क्लियर? तो आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो ए रहने वाला है। ए आपका राइट ऑप्शन है। असेस द क्लाइंट पल्स रेट। ये पल्स रेट प्रायोरिटी नहीं है। अरे पल्स रेट प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर? पल्स रेट प्रायोरिटी नहीं है बिकॉज हमने क्या बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले चेक करना है। ये आप एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, अरे ये जो पल्स रेट है ये आप आफ्टर बाद में चेक कर सकते हो बट पहले नहीं करना। पहले आपने एएसटी करना है। क्लियर? और दूसरा सी क्या बोल रहा है? प्लेस द क्लाइंट इन साइड लाइंग पोजीशन। प्लेस द क्लाइंट इन साइड लाइन पोजीशन, ये बिल्कुल नहीं है। ये पोजीशन जो हम उसको, अरे ये जो पोजीशन है हम वो कैसे देते हैं? वो पोजीशन हम देते हैं उसको अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। और लास्ट में चेक पेरिनियल पैड। यहाँ पे कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। क्लियर? इसलिए हम पेरिनियल पैड का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है वो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which of the following would be most important for the nurse
टू एनकरेज ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डायग्नोज विद एंडोमेट्राइटिस। ये देखिएगा एंडोमेट्राइटिस वो रिसीविंग इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी। फिर से क्वेश्चन जो एंडोमेट्राइटिस कहाँ रहा है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो क्या यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर पढ़िएगा। क्या यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो क्लाइंट है, अरे यहाँ पर जो क्लाइंट है वो कैसा है? अरे क्लाइंट कैसा है? एंडोमेट्राइटिस का है। और प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डायग्नोज विद एंडोमेट्राइटिस हु इज रिसीविंग इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। अरे सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनस टू एनकरेज प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डायग्नोज विद एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस का डायग्नोज है। चलिएगा फर्स्ट देखो एंडोमेट्राइटिस, और एंडोमेट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन होना एंडोमेट्रियम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एम्बुलेट टू द बाथरूम फ्रीक्वेंटली, कि पर्सन को बाथरूम में फ्रीक्वेंटली एम्बुलेट करना। अरे बाथरूम में फ्रीक्वेंटली तब करते हो जब पर्सन को प्रॉब्लम किसके रिलेटेड हो? यूरिनरी आउटपुट के रिलेटेड हो। क्लियर? तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। ये आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टेम्परेरी। क्या टेम्परेरी ब्रेस्ट फीडिंग को आप बंद कर दोगे? बिल्कुल बंद नहीं करना। ब्रेस्ट फीडिंग को क्या रखना? हमने कंटिन्यू रखना है। बिकॉज all antibiotics not excrete in breast milk। ये सभी एंटीबायोटिक जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट नहीं होती। क्लियर? ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट नहीं होती, इसलिए आपने ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्लियर? अगर ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर दोगे, अरे ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू सिर्फ दो ही कंडीशन में होती है। एक जो रहता है उस केस में कि बच्चा है, उसकी जो मदर है वो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी ले रही है, उस कंडीशन में आप ब्रेस्ट फीडिंग को एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हो या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हो। आप उसमें उसको क्या है? मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। अरे क्या है? मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। क्लियर? सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो ब्रेस्ट फीडिंग को आपने डिसकंटिन्यू नहीं करना है। सी बोल रहा है मेंटेन बेड रेस्ट। बिल्कुल देखो पर्सन को क्या हो रहा है यहाँ पर? एंडोमेट्राइटिस है, और एंडोमेट्राइटिस अगर पेशेंट को आप एम्बुलेट करोगे तो उसको और ज़्यादा पेन होगा। अरे एंडोमेट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन हो जाना, और इन्फ्लेमेशन जब पर्सन को बोलोगे कि जा वॉकिंग करके आ, उसको क्या होगा? पेन होगा। तो पेन को रोकने के लिए सबसे पहले आपने उसको क्या देना है? रेस्ट देना है। सबसे पहले क्या देना है? आपने रेस्ट देना है। और वो रेस्ट आप कौन सी पोजीशन में दोगे? फॉलर पोजीशन में। अरे कौन सी पोजीशन में दोगे? फॉलर पोजीशन में आपने क्या देना है? रेस्ट देना है। और फॉलर पोजीशन क्यों देनी है? फॉलर पोजीशन आपने इसलिए देनी है ताकि कि जो यूटेराइन कैविटी है, अरे जो यूटेराइन कैविटी है उसके अंदर जो ड्रेनेज है वो आउट रहे। और किससे आउट रहे? ग्रेविटी के साथ।
अगर मान के चलो ये उसका यूट्रस है, अगर मान के चलो ये उसका यूट्रस है और उस यूट्रस में क्या भरा हुआ है, ये देखो ये उसका यूट्रस है। और उस यूट्रस की जो लेयर है, ये जो यूट्रस का जो लेयर है, इस यूट्रस की लेयर का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। एंडोमेटाइटिस का मतलब है यह जो इंटरनल लेयर है इसका क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। अब इन्फ्लामेशन होने का मतलब जब पर्सन क्या करेगा, वॉकिंग करेगा। अरे पर्सन क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। तो जब वॉकिंग करेगा तो क्या होगा, इस यूट्राइन की मसल में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अरे इस यूट्राइन की मसल में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। यस और नो, क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। और इसी पेन को रोकने के लिए हमने क्या देना है, उसको रेस्ट देना है। और रेस्ट कौन सी पोजीशन में देना है, ये देखो फॉलर पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, फॉलर। अगर आपने फॉलर में नहीं दिया, आपने पेशेंट को बोल दिया कि सीधा लेट जाओ, स्पाइन दे दिया, तो क्या होगा कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, अब देखो इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन में डिस्चार्ज तो रहेगा। तो डिस्चार्ज क्या होगा, अंदर ही अंदर डिस्चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, कोलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अरे ये डिस्चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, कोलेक्ट इनसाइड, कोलेक्ट इनसाइड इन यूटेराइन कैविटी। तो ये जो यूटेराइन कैविटी के अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा उसको, ये जो पेन है उस पेन का सीवियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या देना है, उसको मेंटेन बेड रेस्ट देना है। तांजो की फोल्डर पोजीशन क्या रहेगा, ये ग्रेविटी के साथ कैसा आ जाए, बाहर आ जाए। क्लियर। रिस्ट्रिक्ट विजिटर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो ये देखो ये जो एंडोमेटाइटिस है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये कोई कम्युनिकेबल और ये आउटर नहीं प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे विजिटर को रिस्ट्रिक्ट करना कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप कर सकते हो बट ये प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, राइट ऑप्शन आपका जो रहने वाला है दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। अरे लगी बात समझ, अरे लगी बात समझ। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका फटाफट से आंसर दीजिएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूले, क्लास को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसे ही मैं आपके थंब को देखता हूँ मेरे को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मेरे को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following measures would the nurse expect to include in the teaching plan for a multifarious client who gave birth 24 hour, इसने क्या दिया, बर्थ दिया 24 hour ago and is receiving intravenous antibiotic therapy for cystitis। अब ये देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्या बोलता है कि फॉलोइंग मेजर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन टीचिंग प्लान फॉर मल्टीपेरेंस क्लाइंट हु गिव बर्थ 24 hour ago and receiving intravenous antibiotic therapy for cystitis।
और सिस्टाइटिस का मतलब रहता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अरे किसकी इन्फ्लामेशन? यूरिनरी ब्लैडर का। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। वेरी गुड रोजी संधू। सिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है? सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा, सिर्फ एक या दो बच्चे आंसर से काम नहीं चलेगा, सभी इसका आंसर बताइएगा। चलिएगा देखते हैं क्या रहता है इसका आंसर। तो सिस्टाइटिस की बात करिए, सिस्टाइटिस का मतलब यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। अब देखिएगा, जब भी किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन है, ये आपका एक यूरिनरी ब्लैडर है, मान के चलो ये आपका एक यूरिनरी ब्लैडर है, और इस यूरिनरी ब्लैडर की जो लेयर है, अरे इस यूरिनरी ब्लैडर का जो लेयर है, इस लेयर का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। इस लेयर का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। और इसी को हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। अरे क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। अब देखिएगा, जब इस लेयर का इन्फ्लामेशन हो गया और इस ब्लैडर के अंदर क्या आ गया? यूरिन। अरे ये ब्लैडर है, इस ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन को क्या करना? होल्ड करना। और यूरिन को क्या करना? स्टोर करना। ये क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। अब देखिएगा, ये जो आपका ब्लैडर है, ये जो आपका यूरिनरी जो ब्लैडर रहता है, ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब भी क्या हो गया? फुल हो गया। अरे क्या हो गया? फिल्ड विद यूरिन। फिल्ड विद यूरिन। तो क्या होगा? इस यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रेशर है, अरे इस यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज प्रेशर। जब भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेंडरनेस। अरे इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगा, और टेंडरनेस देखने को मिलेगा तो पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। और पेशेंट को क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। यस और नो? पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अब क्या है? टीचिंग प्लान फॉर मल्टीपेरेंट्स क्लाइंट वो गेव बर्थ 24 आवर एगो, और उसने क्या दिया है? 24 घंटे पहले ही बर्थ दिया है। तो जब 24 घंटे पहले बर्थ दिया है तो फर्स्ट वीक ये जो पर्सन है, इस पर्सन का क्या रहता है? फ्लूइड लॉस रहता है। अरे फ्लूइड क्या हो जाता है? लॉस होता है उसका। यस और नो? तो फ्लूइड लॉस होता है, तो उस फ्लूइड को, इस फ्लूइड लॉस को बैलेंस करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? अरे हम उस पेशेंट को इनकरेज करते हैं। और क्या इनकरेज करते हैं? टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर क्यों करते हैं? एक तो उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है, और दूसरा अरे वो क्या दे रहा है? उस बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रहा है। अगर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? अरे ये चीज़ें नहीं करेगा, उसमें हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, और ज़्यादा हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कभी भी हम उस पर्सन को लिमिट इनटेक फ्लूइड 1 लीटर टू प्रिवेंट ओवरलोड। 1 लीटर फ्लूइड से कोई भी ओवरलोड नहीं होता। अरे 1 लीटर तो इतना उस पर्सन का लॉस हो जाता है पूरे दिन में। इनसेंसिबल, सेंसिबल यूरिन। क्लियर? तो 1 लीटर अगर आप दोगे तो पर्सन का, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? हाइपोवोलीमिया में। तो ये रॉन्ग ऑप्शन रहने वाला है।
बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एम्पिटिंग दी ब्लेडर एवरी 2 to 4 आवर, बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन है। और ये मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था कि ये जो टेंडरनेस हो जाए, इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा, और उसको रिलीव करने के लिए आप क्या करोगे, अरे इसको इनकर्ज करना है, किसके लिए, वॉइडिंग के लिए। अरे किसके लिए, कि आप वॉइड करो, यूरिन को क्या करो, आप पास आउट कर दो। क्लियर, यूरिन को क्या कर दो, आप पास आउट कर दो। ये यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला आपका सी है, वॉश द पेरिनियम विद पोवी आयोडीन आफ्टर वॉइडिंग। ये जो पेरिनियम है आप पोवी आयोडीन से वॉश करोगे, बिल्कुल नहीं करना। अवॉइड द इनटेक ऑफ एसिटिक फ्रूट, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना यहाँ पर। अरे इनटेक एसिटिक फ्रूट जूस अंटिल ट्रीटमेंट, ये जो एसिटिक फ्रूट जूस है वो तो हम उसको एडवाइज करते हैं। अरे ये तो इस पर्सन को हमने एडवाइज करना है, क्यों करना है, बेटर आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए। अरे क्यों करना है, बेटर आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए। और दूसरा सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड में क्या होता है, विटामिन सी। अरे क्या होता है, विटामिन सी। और पेशेंट कैसा है, अरे पेशेंट को हमने क्या किया है, अरे एपिजोटमी किया है, तो एपिजोटमी किया है तो वहाँ पर क्या होगा, अरे वुंड बनेगा, यस और नो। तो उस वुंड को अर्ली हीलिंग के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन सी देते हैं, यस और नो। इसलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको उसको गहराई तक पढ़ाऊंगा, उसका कैलकुलेशन, उसका रेशनल सभी मैं आपको दूंगा इस क्वेश्चन का। बने रहिए आप इस चैनल के साथ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अरे फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या आज इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट डायग्नोज विद सिस्टाइटिस। ये देखिए फिर सिस्टाइटिस का क्वेश्चन आ गया। 848 आवर पोस्टमार्टम, वो इज रिसीविंग, अरे वो क्या रिसीव कर रहा है, एम्पिसिलिन, वो इज रिसीविंग एम्पिसिलिन। वो क्या रिसीव कर रहा है, एम्पिसिलिन। वो इज रिसीविंग, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, आईवी एम्पिसिलिन। और वो क्या रिसीव कर रहा है, आईवी एम्पिसिलिन। आस्क द नर्स, कैन आई स्टिल कंटिन्यू टू माई ब्रेस्ट फीड माई बेबी, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट। क्या ये जो ब्रेस्ट फीड है वो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू कर सकती हूँ। बताइएगा क्या इसका आंसर रहने वाला है। देखिएगा ये जो आपका एम्पिसिलिन रहता है, आपका जो पेनिसिलिन रहता है, इसमें बिल्कुल आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। यू कैन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू, बिल्कुल आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर, ब्रेस्ट फीडिंग आपने स्टॉप नहीं करना। अल्टरनेट यू ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग बिल्कुल नहीं करना, फॉर्मूला डिसकंटिन्यू बिल्कुल नहीं करना आपने। मॉडिफाइड टीचिंग प्लान, मैनुअली पंपिंग बिल्कुल नहीं करना। आप एम्पिसिलिन में आप सिस्टाइटिस का पेशेंट है तो बिल्कुल आप कर सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। क्लियर, तो ब्रेस्ट फीडिंग हम कब नहीं देते, अरे कौन सी कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देते, कौन कौन सी ड्रग्स में नहीं देते। तो देखिएगा ड्रग्स, जो ड्रग्स रहती है, एक रहते हैं सिफेलोस्पोरिन, और ये जो आपकी एम्पिसिलिन है ये किस टाइप की ड्रग है, ये रहती है आपकी बीटा
लेक्टाम ड्रग है ये। सेफेलोस्पोरिन हो गया आपका, सल्फोनामाइड हो गया, और नाइट्रोफुरेटिन हो गया। इन कंडीशन में आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते, इन कंडीशन में आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते, ब्रेस्ट मिल्क। नॉट गिवन। अब सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन सी ड्रग आती है? सिफेलोस्पोरिन में आपकी सेफोटैक्सिन, सेफोटैक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये सिफेलोस्पोरिन रहती है। सल्फोनामाइड में कौन सी आती है? सल्फोनामाइड में कोट्रिमेक्साजोल, ये जितनी भी जोल वाली ड्रग आती है, कोट्राइमेक्साजोल। सेप्ट्रान, यस, और एरिथ्रोमाइसिन। ये एरिथ्रोमाइसिन ये ब्रेस्ट मिल्क में आती है। नाइट्रोफुरेटिन, ये नाइट्रोफुरेटिन जो हम यूटीआई के लिए यूज करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, या जिसका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम नाइट्रोफुरेटिन यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपने क्या रखना है? कंटिन्यू रखना है। ब्रेस्ट मिल्क आपने स्टॉप नहीं करना है। अरे ब्रेस्ट मिल्क आपने स्टॉप नहीं करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़कर आप इसका आंसर दीजिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्या जो इसका आंसर रहने वाला है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। 4 days आफ्टर वेजाइनल बर्थ क्लाइंट हैज एक्सेसिव लोकिया रूब्रा। अरे क्लाइंट को क्या है? लोकिया रूब्रा है। विद क्लोट्स आ रहे उसके अंदर। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब कार्बोपोस्ट थ्रोमेथिमाइन 0.25 mg IM। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट रिफ्लेक्ट नीड टीचिंग अबाउट कार्बोपोस्ट। तो ये जो कार्बोपोस्ट है, इस कार्बोपोस्ट के रिगार्डिंग क्या टीचिंग प्लान आपका रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ये जो कार्बोपोस्ट रहता है, ये कार्बोपोस्ट किस टाइप का ड्रग है? अरे ये कार्बोपोस्ट ऑक्सीटोसिन। अरे कैसा रहता है? ऑक्सीटोसिन। और ये जो कार्बोपोस्ट रहता है, ये कार्बोपोस्ट क्या करता है? अरे ये कार्बोपोस्ट करता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यूज कहाँ करते हैं इस कार्बोपोस्ट का? अरे इस कार्बोपोस्ट का यूज करते हैं पीपीएस में। क्लियर? और पीपीएस में क्या करते हैं इस कार्बोपोस्ट का? ये कार्बोपोस्ट पीपीएस का एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस, सीवियर ब्लीडिंग, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? कार्बोपोस्ट को एटोनिक यूट्रस है, सीवियर ब्लीडिंग है, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं।
तो देखिएगा 0.25 mg हमने क्या दिया, IM दिया। Which statement by client reflect the need for teaching about कार्बोपोस्ट। तो जो कार्बोपोस्ट है उस कार्बोपोस्ट का और उस ऑक्सीटोसिन का मैंने 3 क्या बताया था, साइड इफेक्ट बताया था। अरे क्या, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये 3 रहता है NVD, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये देखिएगा ऊपरी ऊपर दिया हुआ मेडिकेशन मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, अरे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हमने नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्लियर, लास्ट क्लास में पढ़ा था नोजिया एंड वॉमिटिंग। और इस कार्बोपोस्ट को और इस ऑक्सीटोसिन को एक और नाम से जाना जाता है हेम्बेट। क्या बोलते हैं, हेम्बेट। और ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हेम्बेट, ऑक्सीटोसिन। ये जो कार्बोपोस्ट है ये क्या करता है, ये एटोनिक यूट्रस है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये जो और 3 चीज याद रखना, जहां भी आपको कार्बोपोस्ट वर्ड मिले, ऑक्सीटोसिन मिले, हेम्बेट मिले, इन 3 चीजों को याद रखना। NVD, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया करवाती है। और दूसरा तो देखिएगा जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं, मैं बता दूं, मैं इतनी दिन से यही आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये जो जब भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कभी भी हाइपोटेंशन नहीं होता, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हाइपरटेंशन होता है। अरे मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऑलवेज हाइपरटेंशन होता है, कभी भी हाइपोटेंशन नहीं होता, क्लियर। तो आप मत लिखिए बी ऑप्शन हाइपोटेंशन। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, आई विल आल्सो रिसीव मेडिकेशन टू हेल्प प्रिवेंट सीवियर डायरिया, ये डायरिया को कंट्रोल नहीं करता है। और डी ऑप्शन बोल रहा है इट मे रन फीवर आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद कार्बोपोस्ट, बिल्कुल यहाँ पे फीवर का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब उसको सेप्सिस है, क्लियर, इन्फेक्शन हो गया उसको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहने वाला है दिस मेडिकेशन मे कॉज नोजिया, वॉमिटिंग, और एक और लिख लो यहाँ पर डायरिया, ये भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा फटाफट से और पढ़ के इसका फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए प्राइमरी पेरेंट्स वोमेन हैज रिसेंटली गिवन बर्थ, अभी भी उसका बर्थ हुआ है, और बर्थ कैसा हुआ है, टर्म है, यानी मोर देन 37 वीक, यानी जो डिलीवरी हुई है मोर देन 37 वीक पर हुई है। प्रायोरिटी टीचिंग फॉर द क्लाइंट इंक्लूड, कौन सी जो प्रायोरिटी टीचिंग है वो आपने उसको रखनी है। अरे प्रायोरिटी टीचिंग सर, फर्स्ट ए ऑप्शन है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, अरे वो है प्रोन पोजीशन। अरे वो कौन सा है, प्रोन पोजीशन। तीसरा बोल रहा है इन्फेंट बाथिंग, अरे तीसरा बोल रहा है इन्फेंट बाथिंग, हमने बिल्कुल बाथिंग नहीं करवानी इन्फेंट को, अरे इन्फेंट को बाथिंग, तो यहाँ पे लिख लो बाथिंग should be avoided, should be avoided up to 24 hour।
बच्चे को 24 आवर तक आपने बात नहीं करवानी, अगर कराओगे तो क्या होगा, वो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। कहाँ जा सकता है, हाइपोथर्मिया में। तीसरा बोल रहा है इन्फेंट स्लीप वेक साइकिल। तो देखो स्लीप वेक साइकिल का मतलब होता है स्टेज ऑफ रिएक्शन, स्टेज ऑफ एक्टिविटी। जब भी बच्चे का बर्थ होता है, जब भी बच्चे का क्या रहता है, बर्थ रहता है, तो 0 to 30 मिनट बच्चा क्या रहता है, हाइपर एक्टिव। अरे बच्चा क्या रहता है, हाइपर एक्टिव। क्लियर। और हाइपर एक्टिव होने का मतलब है बच्चा क्या करता है, क्राई करता है। बच्चे की जो मसल है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। और उसके बाद क्या होता है, बर्थ के बाद क्या होता है, तो सेकंड अगर स्टेज की बात करें 30 मिनट टू 2 आवर, 30 मिनट टू 2 आवर वो बच्चा क्या करता है, अरे बच्चे ने ब्रेस्ट फीड लिया और ब्रेस्ट फीड लेने के बाद बच्चा कहाँ चला गया, स्लीपिंग में। आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न होता है इमीडिएट बर्थ बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया और ब्रेस्ट फीड के बाद बच्चा कहाँ चला जाता है, स्लीपिंग में। तो ये आ गया स्टेज ऑफ रेस्ट। अरे कौन सी स्टेज, रेस्ट की स्टेज। उसके बाद थर्ड जो स्टेज आता है वो आता है 2 to 6 आवर। अरे कब आता है 2 to 6 आवर, ये आता है पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी, रीएक्टिविटी, फर्स्ट पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। बच्चे ने सबसे पहले बर्थ हुआ, बर्थ के बाद बच्चे ने क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग लिया और बच्चा सो गया। 2 घंटे बाद फिर उस बच्चे को भूख लगी, बच्चा क्या हुआ, फिर उठा और उठने के बाद फिर बच्चे ने क्या शुरू कर दिया, रीएक्टिविटी, यानी बच्चे ने क्राई करना शुरू कर दिया। बच्चे ने जो मसल है उसकी मूवमेंट करना शुरू कर दिया। क्लियर। तो ये स्टेज रहता है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये आपका इन्फेंट स्लीप वेक साइकिल, ये आपका इन्फेंट स्लीप वेक साइकिल। तो देखिएगा प्राइमरी पेरेंट्स वुमेन, अभी उसने बर्थ दिया इन्फेंट और वो टर्म है, तो प्रायोरिटी टीचिंग क्लाइंट शुड इन्फॉर्मेशन, उसको क्या इन्फॉर्म करना है कि बच्चे को इमीडिएट क्या दो, ब्रेस्ट फीडिंग दो। अरे बच्चे को क्या देना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है। और ब्रेस्ट फीडिंग हम कब देते हैं, अगर कैसा एनवीडी, अरे कैसा एनवीडी, तो हम देते हैं एज सून एज पॉसिबल। अरे कब देते हैं, एज सून एज पॉसिबल। हमने एज सून एज पॉसिबल क्या देना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है एग्जाम में तो सेकंड ऑप्शन कब जाना है, सेकंड ऑप्शन जाना है आफ्टर 30 मिनट। अरे कब जाना है, आफ्टर 30 मिनट। अगर वो कैसा है, सिजेरियन सेक्शन है, अरे सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो कब देना है, आफ्टर 4 आवर। अरे कब देना है, आफ्टर 4 आवर। और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, अरे ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग उस बच्चे को किससे बचाता है, एक तो बचाता है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा बचाता है बच्चे को हाइपोथर्मिया। बिकॉज बच्चा मिल्क करेगा तो क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। अरे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। क्लियर। इसलिए हम क्या देते हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन। अरे कौन सा, बी ऑप्शन। तो ये था आज की क्लास, और आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी जो कुछ चीज़ें हैं वो इसमें आपको सीखने को मिली है। मैंने एक एक चीज़ें आपको विद रेशनल एमसीक्यू करवाए हैं, और इतने रेशनल करवाए हैं कि एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को मैं उसकी गहराई तक, उसके बेसिक कंसेप्ट तक लेके गया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस क्लास के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो लाइव देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सुने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप बने रहिए इस श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, देव सर का जो क्लासेस हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।